मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अवाम को कुछ नहीं आता, अवाम सब भूल गई है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया बेटा? हमने ये डिस्कस कर लिया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। और हमारा ताल्लुक ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। दूसरी बात मैंने ये डिस्कस की कि कोई भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब वो अपनी सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तय करेगी, जब भी कोई ट्रेडिंग बिजनेस अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइस निकालेगा, तो वो बिजनेस सेल प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेगा। और ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट में तीन मेन कॉस्ट होती हैं। चीजों को परचेज करने की कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, और बिजनेस को मैनेज करने की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। परचेज कॉस्ट हमने कहा था वो तीन चीजों से मिलके बनती है। चीज की असल कॉस्ट एंड फ्रेट, या चीज की असल कॉस्ट, C&F भी कहते हैं उसको, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू भी कहते हैं टीचर जी। चीज की असल कॉस्ट प्लस उसके ऊपर जितने भी आपको नॉन रिफंडेबल टैक्सेस देने पड़ेंगे, प्लस तमाम चीजों को खरीदने के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ट्रेडिंग बिजनेस है। तो ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है, ये उसकी कॉस्ट है। अगर आप चौथी कोई कॉस्ट ऐड करना चाहें तो वो बिजनेस जो लोन लेता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट देना होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया हुआ है। इसके बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सेल प्राइस, हमने कहा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो सेल प्राइस है, इस पे हमने कहा था ज्यादा यहाँ पे ही हमारी गुफ्तगू होगी। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सेल प्राइस है उसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, और हर किस्म की कॉस्ट ऐड की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यहाँ चेंज आएगा, परचेज कॉस्ट की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हमने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, क्योंकि वो चीज प्रोड्यूस करके बेचते हैं, वो खरीद के नहीं बेचते। तो सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद मैंने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट तीन चीजों से मिलके बनती है। प्रोडक्शन कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री। फैक्ट्री के तमाम खर्चे ओवरहेड्स में आते हैं, सिवाय डायरेक्ट मटेरियल के और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। हमने ये कहा था डायरेक्ट मटेरियल नॉर्मली वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर भी नॉर्मली वेरिएबल, के मटेरियल तो ऑलवेज वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेलिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट हमने कहा था नॉर्मली फिक्स, फाइनेंस कॉस्ट नॉर्मली फिक्स कॉस्ट। सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट मैंने कहा था अगर तो परसेंटेज में दी हो तो वेरिएबल, अगर पर यूनिट पे दी हो तब भी ये वेरिएबल, और अगर ये टोटल अमाउंट दी हो, टोटल सेलिंग, तो ये फिक्स। बाकी अदर केसेस में ये सेमी वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन वो बताएगा जब ये सेमी वेरिएबल होगी। ठीक है जी। तो आज हमने ये जो वेरिएबल और फिक्स है इसका तायुन करना है, और ज्यादा डिटेल से बात करनी है, लेकिन चलो पहले ये बात हमने की थी। उसके बाद हमने जो चौथी बात की थी, वो चौथी बात ये थी, चौथी बात क्या थी कि आपको ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ये कैसे निकालनी होती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे आती है? तो मैंने कहा था मटेरियल की प्राइस को मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। फिर इसको इनटू
अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट। तो ये जो ब्रैकेट आएगी इससे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, कल मैंने वैसे 2 स्टेप में लिखा था, आज मैंने उसको एक ही लाइन में लिख दिया क्योंकि हम इसी तरह लिखेंगे। लेबर की कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट के लिए मैंने कहा था लेबर का वेजेस प्राइस या रेट, वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू एक यूनिट बनाने पे जो टाइम लगता है इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। उसके बाद मैंने कहा था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर 1 में, ये जिसको याद है वो चैप्टर 1 बेसिक का मकसद पूरा हो जाएगा। वैसे इस बेसिक ने पेपर में नहीं होंगी। उसके बाद जो एफओएच कॉस्ट है जी, एफओएच कॉस्ट में मैंने कहा था वेरिएबल एफओएच कॉस्ट अलग और फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट अलग। तो वेरिएबल एफओएच कॉस्ट मैंने कहा था अगर वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर लेबर आवर दिया हो तो इसको इनटू लेबर आवर करेंगे और इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। अगर वेरिएबल ओवरहेड मशीन आवर पर बेस कर रहे हैं तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट मशीन के चलने से होते हैं, तो इनटू मशीन आवर पर यूनिट और इनटू क्या कर देंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड अव्वल तो वैसे टोटल में ही होते हैं, लेकिन अगर आपको फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट पे चाहिए तो उसके साथ भी ऐसे ही है। फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर लेबर आवर इनटू लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, या फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर मशीन आवर। अगर उसने कहा हुआ है कि वो मशीन आवर पे हम बेस करके निकालना चाह रहे हैं पर यूनिट या टोटल, जी ये फिक्स्ड ओवरहेड हो गए। उसके बाद और कुछ बताया था जी, सेलिंग कॉस्ट अगर आपने निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो सेलिंग कॉस्ट आपको अगर पर यूनिट पे दी हुई है, अगर आपको सेलिंग कॉस्ट किस पे दी हुई है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको अगर आपने प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आप गलत होंगे, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट का ताल्लुक चीजें बनाने के साथ नहीं है, चीजें बेचने के साथ है। ये बात हमने कल नहीं पढ़ी थी, तो आज हमें इस चीज को फोकस कर लेना है कि अगर सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय वो क्या होगी सेल यूनिट। ये प्रोडक्शन यूनिट कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों? इससे ऊपर ऊपर फैक्ट्री की कॉस्ट है, और ये जो फैक्ट्री से बाहर की कॉस्ट है ये जब भी पर यूनिट होंगी तो इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो ये सेलिंग कॉस्ट को सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके सारे नाम है, कंप्लीट नाम है इसका सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये अब आप इस चैप्टर में जो पढ़ लेंगे कि अगर आपको सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है तो इनटू उसने किससे होना है सेल यूनिट से। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एडमिन कॉस्ट भी पर यूनिट दी हो और आपको टोटल एडमिन कॉस्ट चाहिए हो, वैसे तो ये टोटल में ही होती है मोस्टली क्योंकि ये फिक्स होती है, लेकिन अगर एडमिन कॉस्ट भी पर यूनिट दी हो तो इसको भी मल्टीप्लाई अगर आपने करना है तो प्रोडक्शन यूनिट से नहीं करना, इसको भी किससे करना है, क्योंकि ये आउटसाइड द फैक्ट्री कॉस्ट है, नॉन फैक्ट्री कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाए। आप एफओएच को इकट्ठा भी ले सकते हैं, अलग-अलग भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। ज्यादातर वैसे हम अलग ही लेंगे ज्यादातर चैप्टर्स में। इसके बाद अगली बात जो हमने आज और करनी है वो ये है, आपको किसी कॉस्ट के बारे में वेरिएबल का फिक्स का तयन कैसे होगा, आप कैसे ये तय करेंगे। अच्छा सॉरी, आपको एग्जांपल्स दी थी, चले आगे आने से पहले एग्जांपल में कोई एक आधी एरर थी, मिस्टेक थी, वो मैंने इन्हें बता दिया क्लास के स्टार्ट पे। मेरा ख्याल है कौन से एग्जांपल में
वो लिखा हुआ था फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, वो लेकिन वो एडमिन में लिखी है तो वो गलत है नोट्स में। वो फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी एडमिन कॉस्ट नहीं है, वो है क्या नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एडमिन में नहीं आएगी। ये एग्जाम्पल 2 है 1 में, एग्जाम्पल 2 में इंश्योरेंस है, तो क्या लिखा हुआ है इंश्योरेंस। हाँ फैक्ट्री की इंश्योरेंस हो तो वो उसमें आएगी। हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा कल ये भी बताया था आपको, क्या नाम है, कि अगर डायरेक्ट मटेरियल, हमने कहा था किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में 3 चीजें हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरी, अगर आप डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कर ले तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। लेबर प्लस एफओएच कर लें उसको कहते हैं कन्वर्जन, और इन तीनों को जमा कर लें अगर, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, तीनों को जमा कर लें तो प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को सिर्फ जमा करें, लेबर और एफओएच को जमा करें तो कन्वर्जन कॉस्ट। जी एग्जाम्पल कौन कौन सी दी हुई थी आपको। हाँ जी एग्जाम्पल दी हुई थी 1 1 2 अच्छा 1। जी जनाब किए आपने, 3 किए हैं, सारी क्यों नहीं की। जी पूछे क्या प्रॉब्लम है, आप पूछेंगे तो हम बताएंगे। फॉर्मूला में ये तो बड़ा क्लियर है, लेबर प्लस एफओएच। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच कॉस्ट जमा करें तो कन्वर्जन है। आप क्या समझे थे, तीनों नहीं, तीनों जमा करें तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। हाँ ठीक है। जी भाईजान आपने कितनी की हैं, सारी की हैं, कोई मसला नहीं, पूछ लें आपसे, पूछ लें जी। आपने भाईजान ये नहीं किया अंडरस्टैंडिंग 1, इसकी क्या वजह है, ये समझ नहीं आई, मुश्किल है। है जी, क्या कहते हैं। अच्छा जी, एक दो बातें जो हमने कल नहीं की थी वो मैं बता दूं जरा आपको। ये जो सेलिंग मार्केटिंग एडमिन कॉस्ट है, इन सबको कलेक्टिवली पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है। इन सबको कलेक्टिवली पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। तो जिस पीरियड में ये खर्चा होता है उस पीरियड में सारे का सारा इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सेल में से ये सारे का सारा उसी पीरियड में एक्सपेंस क्या कर देते हैं, माइनस। एक्सपेंस पीरियड कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो जिस पीरियड में खर्चा होगा सारे का सारा उसी पीरियड में इनकम में से क्या किया जाएगा, माइनस। तो ये सारे का सारा खर्चा जो भी एक साल में होगा वो उसी साल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सेल में से या इनकम में से क्या करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट के दो टुकड़े हो जाते हैं,
प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने टुकड़े होते हैं? क्यों? प्रोडक्शन कॉस्ट में से जितनी चीजें बिक जाएंगी वो इस साल में एक्सपेंस बनेगी, और जो चीजें नहीं बिक पाएंगी ना, जो प्रोड्यूस आपने किए लेकिन नहीं बिक, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगले साल चली जाएगी। वो फॉरवर्ड, हाँ वो इन्वेंट्री है, उसको एसेट कहते हैं, वो एक्सपेंस का पार्ट। क्या मेरी बात समझ आई? क्या बताया मैंने भाईजान? जो यूनिट सेल होंगे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेंस ट्रीट होगी इस साल में, और जो यूनिट अनसोल्ड होंगे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो क्योंकि वो बिकने नहीं इस साल में, वो अगले साल जाने, तो उनकी कॉस्ट भी अगले साल ही, यानी जिधर यूनिट जा रहे हैं उसे कॉस्ट भी जा रही है। समझ आ रही है? मैंने 10,000 यूनिट बनाए, कितने यूनिट बनाए? उसमें से 8,000 बिक गए, 2,000 अभी भी अनसोल्ड है, तो वो जो 8,000 यूनिट बिके हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को हम एक्सपेंस बनाएंगे इस साल, लेकिन जो 2,000 यूनिट हैं उनकी कॉस्ट को अगले साल एक्सपेंस बनाएंगे, इस साल नहीं वो बन सकती क्योंकि वो बिकी नहीं चीजें। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, क्या बोलते हैं उसको? और वो एसेट होता है, वो एक्सपेंस नहीं होता। जब किसी चीज का फ्यूचर बेनिफिट मिलना हो और आपके कंट्रोल में भी वो हो तो उसको एसेट कहते हैं। ठीक है? कोई भी चीज जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना हो मुस्तकबिल में, और आपका कंट्रोल में भी हो, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होती, वो एसेट होती है। उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट के दो टुकड़े होंगे लेकिन पीरियड कॉस्ट के दो टुकड़े नहीं होंगे। ये बात हमने नहीं बताई लेकिन ये नोट्स में लिखी हुई है। बाकी उसके अलावा ये बताया हुआ है कि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें क्या फ़र्क है, तो वो आपको थ्योरी शायद आ जाए तो आप उसको याद कर लीजिएगा कि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए की जाती है, इंटरनल है, इसमें फाइनेंशियल डाटा भी आता है, नॉन फाइनेंशियल यानी नंबर वाला डाटा होता है जो रुपयों में नहीं है, इसमें हिस्टोरिकल माजी का डाटा भी होता है, फ्यूचर का डाटा भी होता है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, सीक्रेट है ये अकाउंटिंग, ये कहीं पब्लिश नहीं होगी। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनुअल भी होती है, मंथली भी होती है, डेली भी होती है और वीकली भी होती है। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरे बिजनेस को भी कवर करती है और एक डिपार्टमेंट को भी कवर करती है, और इसमें हम एक यूनिट की अकाउंटिंग भी करते हैं कि प्रोडक्ट का एक यूनिट कितने का बनेगा। ठीक है? तो ये छोटे से छोटे लेवल और बड़े से बड़े लेवल पे ये अकाउंटिंग परफॉर्म की जा सकती है, ये इसकी खूबियां सारी। बाकी आगे और कोई इतनी खास चीज नहीं है, बाकी वो आप सारी रीडिंग कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल 1, 2, 5, 6, 7 इनमें से इसका मतलब है किसी में मसला नहीं, वो नहीं है। एग्जाम्पल 1 तो सिर्फ रीड करनी थी कि कौन सा खर्चा कहाँ फॉल कर रहा है, ऐसे ही था, कौन सा एक्सपेंस कहाँ फॉल कर रहा है। एग्जाम्पल 1 मैं जरा देख लूं एक दफा ताकि मैं मेरे भी दिमाग में होता है। एग्जाम्पल 2 में गलती थी शायद, ये जो इंश्योरेंस है, नहीं, फाइनेंस कॉस्ट की डेफिनेशन होती है किसी भी जगह से जब कोई इदारा कर्जा लेता है तो कर्जा लेने के बाद सूद जो दिया जाता है वो सूद फाइनेंस कॉस्ट है। ऑडिट फी सूद नहीं है। ऑडिट फी होती है, पता है आपको क्या होती है? क्या होती है बताएं? नहीं, किसी डिपार्टमेंट का नहीं। हम जो अपने कारोबार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, हम उसको ऑडिटर से चेक करवाते हैं कि क्या, या वो ऑडिटर उसको चेक करके अपनी राय देता है कि ये सही है कि नहीं सही। डिपार्टमेंट चेक नहीं कराते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कराते हैं, तो उससे सर्विस लेते हैं, उसकी फीस है। ठीक है? उससे हम कर्जा नहीं लेते, हम उसे कहते हैं यार ये हमने बनाई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए, जरा चेक करके तो दसी ऐसे ये कि सही नहीं है, इसमें कोई खराबी तो नहीं है। उस खराबी को बोलते हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो टेक्निकल जबान है बहुत ज्यादा, लेकिन हम फिलहाल सादी बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? तो ऑडिटर इज अ पर्सन who provide an opinion या who express an opinion regarding your financial statements। ठीक है? तो बंदा जेड़ा बंदा ਤੁਹਾਡਾ काम करेगा ਤੁਸੀਂ पैसे दोगे, फीस है। समझ आई? जब भी आप बैंक से कर्जा लेंगी कारोबार चलाने के लिए, कहीं से भी कर्जा लेंगी, उस कर्जे पे जो आपको सूद देना पड़ेगा वो सारी सूद की ट्रांजैक्शन फाइनेंस कॉस्ट है। जी, इंटरेस्ट ही फाइनेंस कॉस्ट होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है
आप जब बैंक के पास गए तो बैंक कहता है चलो ये एग्रीमेंट लिख के लाओ, कर्जा मैं तब दूंगा जब हमारे दरमियान एग्रीमेंट होगा। तो हम एग्रीमेंट लिखवाने के लिए किसी को पैसे देते हैं, यार मैं कर्जा लेना है, इसका एग्रीमेंट तो लिख दे यार जरा मेरे लिए। तो वो जो फिर अब आप कर्जे के लिए जो भी चार्जेस देंगे ना, वो सारे किस में आ जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। लेकिन मेन उसमें चीज हमारे लिए इंटरेस्ट ही। फाइनेंस कॉस्ट इज ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर इंटरेस्ट। सूद लेने वाला, देने वाला, उसमें गवाही देने वाला, उसको लिखने वाला, सारे दोस्त ही हैं। सूद लेने, ये कुरान में कहा गया, सूद लेने वाला, देने वाला, उसमें गवाह बनने वाला और उसका रिकॉर्ड रखने वाला, उसकी कैलकुलेशन करने वाला भी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੈ ਰੱਖੋ या अल्लाह मेनू ਇਹ काम छपाई ना, बस मैं सीख देना। ठीक है, नीयत ये होनी चाहिए मैं सीख के छोड़ दूंगा बस, या इसका कोई मुतबादिल हम सोचेंगे कि ना मुतबादिल की है तो ये इस सारी फील्ड में एक सवालिया निशान है। लेकिन हमने मुफ्ती हज़रात से पूछ लिया हुआ, वो कहते हैं आप पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो इसीलिए पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई चीज इतना मसला नहीं, लेकिन जो असल रियल लाइफ में आप ट्रांजेक्शन करेंगे कि कंपनी को सूद पे पैसा उठा के देंगे और निगोशिएट करेंगे यार हमने इतना सूद देना है, इतना इंटरेस्ट देंगे, कट करो, ये फिर आप एक्चुअली सूद की ट्रांजेक्शन में एक्टिवली क्या हो गए, इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन वो प्रॉब्लमैटिक है। जेडे जिन्हें टीचर लगते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ सीए वाले, ये वही हैं जो इंडस्ट्री से भागे हुए हैं, वो कहते असं नहीं जाना, वहां पे 2 नंबरी बहुत है, वहां पे सूद है, वहां पे कोई सूल नहीं है। जो जितना बड़ा टैक्स का चोर वो उतना बड़ा टैक्स कंसल्टेंट। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ फील्ड से, देखिए बहुत एवेन्यूज है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना आपका काम है, सही जगह वाली। बहुत से लोगों की अपॉर्चुनिटीज है, ऑनलाइन बहुत काम है, आप करें, अकाउंट्स का करें, ऑडिट का करें, सही करें, आप ना करें, आप खाने की टेबल पे ऑडिट रिपोर्ट पे साइन ना करें। अच्छा चलो छोड़ो, दवा करो। आपने कह रहा है उस्ताद ने सारा प्रोफेशन ही हिलाता है, मैं भी शामिल हूँ इसमें आपके साथ, तो इसीलिए हम टीचिंग कर रहे हैं कि साफ सुथरा काम है, बस बच्चों को बता दे बेटा ये सूद शूद वाला काम सही नहीं है। लेकिन वो बच्चे अभी कहते हैं सर सूद की डेफिनेशन ही हमें नहीं पता, तो फिर हम क्या समझें। तो इस पे ही बड़ी बहस है पाकिस्तान में अभी सूद की डेफिनेशन में। एग्जाम्पल 3 हमने कर ली थी, चलो ठीक है, एग्जाम्पल 4 भी हो गई जी। एग्जाम्पल 5 में किसी बच्चे का कोई मसला, बिड प्राइस किसे कहते हैं, बिड प्राइस मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। तो ये सेल प्राइस कहां से आएगी, ये जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट, ये प्रोडक्शन कॉस्ट, उसने लिखा हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट में कितने परसेंट ऐड करते हैं प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट मार्कअप ऐड करते हैं। ये मार्कअप मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट भी कई लोगों को नहीं आता, तो ये जरा मुझे बता दे जरा, अब मैं किसी एक से पूछूंगा। प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट आपको कई बच्चों को नहीं आता, तो प्रॉफिट मार्कअप वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्कअप वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। क्यूएम जी भाईजान आपने बताना है, ये साहब जो बैठे हैं, कोई मसला नहीं, गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होता जी। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी मैं पूछूंगा तो बताना है। चलो बताओ क्या बताने लगे थे, ठीक है, सॉरी मैंने काट दिया आपकी बात, सॉरी। नहीं नहीं, आई थिंक नहीं कहना, कंफर्म है आप, है कंफर्म है। प्रॉफिट मार्कअप वो प्रॉफिट की परसेंटेज है जो कि कॉस्ट पे अप्लाई होती है या कॉस्ट पे बेस करके एक्सप्रेस की जाती है। प्रॉफिट की कोई भी परसेंटेज, प्रॉफिट की कोई भी परसेंटेज जो कि आपको जब एक्सप्रेस की जाएगी तो वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हो या परसेंटेज ऑन कॉस्ट हो या जो कॉस्ट पे बेस कर रही हो या कॉस्ट पे अप्लाई हो रही हो, उसको क्या कहते हैं, मार्कअप। ठीक है, तो मैं वैसे ये नहीं कहता अप्लाई हो कॉस्ट पे, क्योंकि कई दफा कॉस्ट दी नहीं होती फिर भी मार्कअप रेट दिया होता है। मैं ये कहता हूं प्रॉफिट की वो परसेंटेज जो कॉस्ट पर बेस करके एक्सप्रेस की हो, उसको क्या बोलते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ये प्रॉफिट की वो परसेंटेज होती है जो सेल प्राइस या सेल पर बेस की होती है। सेल मीन सेल प्राइस, ये प्रॉफिट की वो परसेंटेज है जो किस पे एक्सप्रेस की होती है, सेल प्राइस पे। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, अब मैक्सिमम 4 सिचुएशन बन सकती हैं, कितनी, 2 मार्कअप की हैं,
दो मार्जिन की हैं। तो चलिए मैं पहले मार्कअप वाली दो सिचुएशन बता देता हूँ। दो सिचुएशन मार्कअप की हैं और दो प्रॉफिट मार्जिन की हैं। देखिए जी, सिचुएशन नंबर 1। अब आपने मुझे जरा कैलकुलेटर पकड़ ले भाईजान, आपने प्लीज बाकियों ने नहीं बोलना। एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 20 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, कैलकुलेटर है ना, शाबाश। बाकी सब अपने माइंड में अपने कैलकुलेटर्स पे करें, शाबाश। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है 20 रुपीज पर यूनिट और मैंने जो प्रॉफिट का मार्कअप रेट दिया हुआ है वो 25% ऑफ कॉस्ट दिया है। और मैं आपसे ये चाह रहा हूं भाईजान कि आप मुझे सेल प्राइस निकाल कर बताएं कैसे आएगी, 25 कैसे आएगी। आपने किया 20 इंटू क्यों, वजह नहीं, ये 125 की भी तो कोई बेस होगी ना। एक बच्चा है मसलन 8वीं वाली क्लास का बच्चा आपका रिश्तेदारों कहते 10 हुआ कि 150। हाँ शाबाश, क्योंकि बेस कॉस्ट है ना, ऑफ कॉस्ट। तो ये जो बेस होती है मैथ के मुताबिक वो परसेंटेज में हमेशा 100% होगी। एज पर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बेस होती है वो परसेंटेज में कितनी होगी, बेस कितने परसेंट होगी। इधर क्योंकि 25% ऑफ कॉस्ट है तो इस बच्चे ने असल में, कुछ बच्चे तो एक्स वाले तरीके से भी करते हैं, मैं नहीं करता वो। तो इस बच्चे ने किया क्या है, इसने कहा है कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट इसमें जो ऐड हुआ है वो कितना है 20। तो सेल प्राइस कितनी है, कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट 25% है और सेल प्राइस कितनी है 1। ये माइंड में सोचना होता है आपने, लिखना जरूरी नहीं, लिखना वही था जो इन्होंने बता दिया। कॉस्ट 100 क्यों है पता है सबको, क्यों बेस। अब आपको रुपीज वाली फिगर कौन सी दी हुई है ऊपर, कॉस्ट दी हुई है, ये आपने फाइंड करनी है। तो ये जो 20 रुपीज है ये 100% पे पड़ा हुआ है। ये 20 रुपीज कितने परसेंट पे स्टैंड कर रहा है, हमने इसको 125% पे लेके जाना है। तो 20 रुपीज डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे करते होते हैं, 20% 100% पे पड़ा हुआ है तो 100 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाय 125%, या डायरेक्ट 125% लिख दें, एक ही बात है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125, या इस तरह भी लिख सकते हैं 20 इंटू 1.25, 20 इंटू ये 1.25 असल में वो 125% की रिफ्लेक्शन है। तो क्या आंसर आता है, सेल प्राइस क्या आ जाती है 25 रुपए। किसी बच्चे को मसला हो, ये 20 गिवन फिगर डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज, ये होता है 20 डिवाइडेड बाय 100, ये 20 100% पे पड़ा है तो इसको 125% पे लेके जाना है। तो मैंने 20 डिवाइडेड बाय 100 करके एक परसेंटेज के बदले कॉस्ट देखी, और ठीक है नहीं ठीक। अगली जी आपने बतानी है बेटा, आपने अगली बतानी है, ये आपको समझ आ गई है, अगली आपने बतानी है सिचुएशन। आपको सेल प्राइस दी हुई है प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पर 25 रुपए और प्रॉफिट मार्कअप दिया हुआ है, ओहो मार्केट ले गया है, प्रॉफिट मार्कअप दिया हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट। जी बेटा, आपने मुझे कॉस्ट प्राइस बतानी है, बाकी खामोश रहेंगे, ये बच्ची बताएंगे। आपने मुझे कॉस्ट बतानी है।
जी बेटा। क्या आंसर है? अच्छा, कैसे किया आपने ये बताएं। जी। किसने कहा आपको सेलिंग प्राइस 100%? नहीं, ये परसेंटेज के आगे वाली बेस क्या है? ऊपर है। ये थोड़ी देखते हैं कि जो दिया है वही हमेशा 100 होगा। जो परसेंटेज के साथ बेस है ये 100 होती है। मार्कअप रेट में कॉस्ट हमेशा 100% होती है। नहीं नहीं, मार्कअप का है मैंने ना, प्रॉफिट मार्कअप। आपका जवाब गलत है बेटा। तुक्का नहीं लगाना, असूल सीखे। असूल ये है कि प्रॉफिट का रेट कॉस्ट पे बेस किया तो कॉस्ट 100% है। चलो करो बेटा, बताओ मुझे। कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग ये पाबंदी नहीं लगाती कि आपने परसेंटेज वाले से ही करना है। देखो, रेशियो प्रपोर्शन को परसेंटेज एक ही चैप्टर है, जो मर्जी करो। यूनिटरी मेथड वो रेशियो प्रोपोर्शनल से भी हो सकता है। ये कैसे निकाली है, अब बताएं। क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, ऐसा क्यों किया है? तो आप ये देखें जी, हम आपके कहने पे लिखते हैं कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 25, तो 25 ही आ जाएगा ना। सेल प्राइस कितनी है? हम्म। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपको ये जो 25 दिया हुआ है ये कॉस्ट के सामने आना है, इसके सामने आना है, ये इसके सामने? ये जो 25 रुपीज दिया हुआ है। हम्म। और आपको ये निकालना है। तो अब बताओ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम्म। ये जो 25 रुपीज है ये कितने परसेंट पे पड़ा हुआ है? तो इसको इस पे डिवाइड करो। 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। तो आपने दो दफा आंसर निकाला, लेकिन दोनों दफा गलत था। ते तुसी सही पढ़े, आंदा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? कहती है मैंने जैसे पढ़ा। कैसे उन्होंने पढ़ाया? नहीं, ये उन्होंने बताया होगा आपको। ऐसे ना करे, उस्ताद दी आत्मा ना रोलो। तुसी इथों भी जाना ते बाद च कहना उस्ताद ने सही नहीं पढ़ाया। कैसे? आपने कैसे बताया था? नहीं, ये तो मैंने भी ऐसे किया। आपने मुझे कहा था पहली दफा, इन्होंने मुझे कहा था 25। आपने तो वो टीचर की बताई हुई बात पे डिवाइड ही नहीं किया। पहले डिवाइड करना है। जानते हो तुसी आत्मा रोल रहे हो बेचारे शरीफ आदमी दी, जेड़े उस्ताद को पढ़े। अच्छा चलो, ਅਸੀਂ किसी उस्ताद की टेंशन खिंचाई नहीं कराना चाह रहे। हाँ जी, अगला भी आप नहीं कराना है अब। कहती मैं कितने फंस गई। अच्छा, अब मैंने करा दिया ना, अब आपने पुराने टीचर की आत्मा नहीं रोनी। ठीक है, अब आपने ध्यान से करना है बेटा। अच्छा, बहुत से मसाइल होते हैं बच्चों को, ये बताते नहीं है, चुप करके कीस वट के बैठे रहते हैं। ठीक है, पंजाबी में कहते हैं खामोश रहने को कीस वट के बहना। ठीक है। अच्छा अच्छा बेटा, क्या है जी? ओहो सॉरी।
आपको सेल प्राइस दी हुई है बेटा 50 रुपए और प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 25% ऑफ सेल। मुझे आपने कॉस्ट बतानी है बेटा। जी शाबाश। मैं आपसे कहूंगा पहले ये लिख लीजिएगा जरा, जबानी करने से पहले परसेंटेजेस वगैरह, ताकि गलत ना करें। आपकी परसेंटेजेस पे ग्रिप नहीं है बेटा, इसीलिए आपसे गलत हो रहा है। आप अगर लिख लोगे फिर गलत नहीं होगा। 40 है, कैसे निकाला बेटा? वजह मुझे पहले ये बताएं, वो परसेंटेज डिफाइन कराओ। आप समझो, मुझे नहीं आता। शाबाश। आपने कॉस्ट कितनी लिखी है परसेंटेज में? जी बताओ मुझे, कॉस्ट कितने परसेंट लिखी है? वजह? कॉस्ट 100 क्यों है? कॉस्ट 100 क्यों है? कहाँ बेस है? बेस तो सेल है। ये वाला रेट देखा करो ना पहले। 25% ऑफ क्या है? डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं पकड़ना, कैलकुलेटर से पहले परसेंटेज यही नहीं आती ना आपको, तो कैलकुलेटर तो आपका मोहताज है। आप बताओ क्या चीज 100% होगी बेटा? आपने बताना है तो हमने चलना है। वजह? कितों पता चला बेस है? हाँ, इधर बेस कॉस्ट का कैसे पता चला? इसके साथ लिखी है। इधर बेस का पता कैसे चला? इधर कॉस्ट लिखी हुई है जी। मार्जिन में बेस क्या होती है? आप किसको 100 लेना है? कैसे पता चला? बेस लिखी है तो 100%। ठीक है। 25%। पुराने टीचर की आत्मा नहीं रोलनी बेटा। अच्छा, 100%, 25 और ये क्या आ जाता है? 75। ऐसे ही है। अब 125 वाला तरीका तो गलत है, इसमें तो 125 आया कहीं नहीं। मुझे सेल प्राइस ये दी हुई है 50 और मैंने ये निकाल ली है, तो ये जो 50 है ये 100% पे पड़ा हुआ है, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या आता है? 40 तो नहीं आता, है भी गलत हो गया। ये तो वो फहद मुस्तफा वाला केस हो गया, हर दफा सोना गलत ही निकल जाता है। जी ठीक है। अच्छा, ये 4 केस क्यों बना रहा हूं मैं? देखो सुन लो, 4 केस क्यों बना रहा हूं। पहले केस में कॉस्ट दी है मार्कअप रेट के साथ, दूसरे केस में सेल प्राइस दी है मार्कअप रेट के साथ, ऑपोजिट चीज मांगनी है। यहाँ 25% ऑफ कॉस्ट का और कॉस्ट दी हुई है, यहाँ 25% ऑफ कॉस्ट का, लेकिन कॉस्ट नहीं दी हुई। इधर देखिए, ये तीसरा केस क्या बनाया मैंने? 25% ऑफ सेल का और सेल दी हुई है। ये तो बड़ा सिंपल है, ये भी सिंपल, ये ना भी परसेंटेज से करो, सिंपल से भी हो सकता है। आखिरी केस क्या है अब आपका? आखिरी केस अब मैं बता के आगे चलता हूँ, अपना टाइम बचा रहा हूँ बस। अब है बेटा, अब आपने ध्यान से खुद देख लेना, सोच लें आपसे होता है कि नहीं। कॉस्ट मिसाल के तौर पर 40 रुपए है, प्रॉफिट मार्जिन जो है, अब मैं आपको तंग नहीं करूंगा जी, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% ऑफ सेल है, या 25% ऑफ सेल है। चलो, 25% ऑफ सेल, प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑफ सेल। तो कॉस्ट, ओ सॉरी सॉरी, सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सबसे पहले परसेंटेजेस डिफाइन करते हैं। तो यहाँ क्या चीज 100% होगी? सेल प्राइस 100 होगी क्योंकि वो बेस है। कॉस्ट, अच्छा प्रॉफिट 25 है, तो कॉस्ट 75 है। हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट मौजूद है, तो क्या हम सेल प्राइस मालूम कर सकते हैं? जी, 40 रुपीज 75% पे पड़ा हुआ है, इसको 100% पे लेके जाना है। 83 पॉइंट, अच्छा सॉरी सॉरी, 53 पॉइंट। चलो चले जी आगे। आपकी मेहरबानी, जिस बच्चे को ये परसेंटेजेस नहीं आती वो एक्स वाले तरीके पे ही कायम रहे, एक्स वाले तरीके पे जी। ठीक है, एक्स वाले तरीके पे रहे, कोई नहीं, टेंशन क्यों लेते हैं।
परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे बस ये आदत है तो मैं ये बताता हूँ, कई बच्चों को ये नहीं आता, तो एक्स वाले तरीका यूनिवर्सल है। जहां आप 100% ले रहे होते हैं ना, एक्चुअली वही चीज एक्स ले रहे होते हैं, या जिसको फाइंड करना है वो एक्स होता है, जिसको फाइंड करना है वो एक्स होता है ना, हाँ, जिसको फाइंड करना है उसको एक्स रख के चले जी। वैसे ही हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया है। जिनका मार्कअप मार्जिन कमजोर है, जिनका मार्कअप मार्जिन कमजोर नहीं, सॉरी, ये मैथ कमजोर है, ये परसेंटेजेस कमजोर है, वो बच्चा जरा घर बैठ के दोबारा क्यूएम की जाके प्रैक्टिस कर ले, आपकी मेहरबानी। ये जिसको पूरी क्यूएम आती है, ये नहीं आता, वो फारग है इसमें। अच्छा आगे चलो, लेकिन बेचारे टीचर का कोई कसूर नहीं, मेरे पेटी पर आदि तुझे आजमा रोल दे। अच्छा आगे चले, आज हमने क्या पढ़ना है, हमारा मैक्सिमम को 10-15 मिनट का ही लेक्चर है बस आज। कितना टाइम कितना रह गया हमारे पास, है ना आधा घंटा जी। हम ये कैसे पहचानेंगे यहाँ, हाँ बस कल चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। हम ये कैसे पहचानेंगे, मैं लाइन बाय लाइन नोट्स नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये बेसिक पेपर में आना नहीं, मैं काम की चीज सिर्फ करा रहा हूँ। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स है या सेमी वेरिएबल। आपको पेपर में ये कैसे पता चलेगा कोई कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। उसकी वजह है ये जो है ना, ये जो वेरिएबल फिक्स वाला फंडा है, ये बड़ी जगह आना है। मसलन आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ब्रेक इवन, वहां ये फंडा आएगा। उसके अलावा आप चैप्टर पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग का, पूरा डिसीजन मेकिंग में ये फिक्स और वेरिएबल को अलग-अलग लेके चल रहा है। वैसे तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट में भी आपको पता है वेरिएबल और फिक्स अलग-अलग होते हैं। एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें भी, यानी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में 99% केसेस में हमें वेरिएबल कॉस्ट को अलग लेके चलना पड़ता है। और क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इकोनॉमिक्स हमें ये कहती है कि उसका बिहेवियर फिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट हर अगले यूनिट पे बढ़ रही हो। लफ्ज उसका फिक्स लफ्ज का मतलब ही क्या है, हर अगला यूनिट बनाने पे फिक्स कॉस्ट नहीं, लेकिन हर अगला यूनिट बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट ने बढ़ना है। हाँ, अगर कम कर रहे हो तो हर अगला यूनिट कम करने पर वेरिएबल पढ़िए ना इकोनॉमिक्स। अगर आपने इको की एग्जाम्पशन भी लिया तो सुन ले, बस परेशानी की कोई बात नहीं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है, तो उसकी क्या पहचान है जी भाईजान। किसी कॉस्ट की पहचान कैसे होगी कि वो वेरिएबल है या फिक्स है, तो बेटा उसके दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं पूरी दुनिया में। फिक्स और वेरिएबल को पहचानने के दो तरीके हैं। ऑल्दो वैसे मैंने एक तरीका भी कराया ऊपर, लेकिन वो एक तरीका है और वो 2 नंबर तरीका है असल। पहला तरीका वो नहीं है। दुनिया में वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को पहचानने का तरीका क्या है, तो असल तरीका ये है कि आप किसी भी कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में अगर पहचानना चाह रहे हैं तो उसको वॉल्यूम के साथ लिंक करके देख ले कि वॉल्यूम यूनिट के बढ़ने से क्या वो बढ़ रही है या वॉल्यूम के गिरने से कहीं वो, यानी आप पहला तरीका उसका नाम नहीं है। मैंने अभी आपको नाम रटवाए थे कि मटेरियल वेरिएबल होती है, लेबर क्या होती है, नॉर्मली वेरिएबल होती है। मैंने अभी नाम बताया ना ऊपर, वो नाम वाला तरीका दूसरा है, बाय नेम। किसी कॉस्ट को सेकंड मेथड है बाय नेम। असल तरीका क्या है, बाय रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम। आपके पास कम से कम दो वॉल्यूम हो, कम से कम क्या हो, और दो वॉल्यूम पे कॉस्ट दी हो, तो हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम के चेंज होने से कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है। तो किसी भी कॉस्ट को वेरिएबल में, फिक्स में और सेमी वेरिएबल में पहचानने के लिए हमारे पास जो पहला तरीका है वो बाय वॉल्यूम है, जो असल तरीका है। और दूसरा क्या है उसका, बाय नेम है। ये बाय नेम वाला तरीका आप तब लगाएंगे जब मजबूरी में आपको किसी भी कॉस्ट का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, बस कॉस्ट दे दिए लेकिन उसका दो वॉल्यूम नहीं दिए हुए। तो याद रखें इसमें आपको क्या दिया होगा, इसमें गिवन डाटा ये होगा कि एटलीस्ट दो वॉल्यूम और उनके साथ क्या दी होगी, एसोसिएटेड टोटल कॉस्ट क्या दी होगी। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। दो
या दो से ज्यादा वॉल्यूम दिए होंगे और हर वॉल्यूम के सामने क्या दी होगी, टोटल कॉस्ट दी होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये मैंने आपको वॉल्यूम दे दिया, मिसाल के तौर पर 5000 यूनिट, 6000 यूनिट्स, 8000 यूनिट्स, और यहाँ मैंने कोई कॉस्ट लिख दी लेकिन मैं उसका नाम नहीं लिख रहा अभी। कॉस्ट लिख दी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 25,000, 25,000 और 25,000। अब सब बच्चों को ये नजर आ रहा है कि वॉल्यूम के चेंज होने से टोटल में ये कॉस्ट चेंज, तो ये कौन सी वाली कॉस्ट होगी? हालांकि मैंने इसका कोई नाम नहीं लिखा लेकिन आपने वॉल्यूम की बेस पे पहचाना क्योंकि वो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं हो रही। बात समझ आ रही है? तो ये रूल आपको याद रखना है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस तरह वॉल्यूम के साथ दी होगी, चलो लिख रहे हैं दो। तो ये रूल क्या है? रूल ये है, वॉल्यूम के साथ फिक्स कॉस्ट का, बल्कि सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का रूल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का रूल ये होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है या कोई भी वॉल्यूम है, अगर वो बढ़ रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। वॉल्यूम अगर गिर रहा है तो टोटल, ये भी नोट्स में बना हुआ है, सब नोट्स में ये बना हुआ है, टोटल वॉल्यूम अगर गिर रहा है तो वॉल्यूम गिर रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी लेकिन पर यूनिट पे क्या रहेगी, सेम। ये अब आपको रटा होना चाहिए। जिसको ये याद नहीं है उसको आगे बड़ा मसला आने वाला है। दूसरी बात है ये वैसे भी बड़ा जरूरी है। जिस कॉस्ट अकाउंटेंट को ये नहीं आता वो गोंगलू कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसका फेलियर किस्मत है उसकी। अच्छा चलें, लेकिन बाकी अब पास फेलियर तो वैसे भी किस्मत की भी बात है जी। बाद दफा वहाँ पेपर में दुआ नहीं काम करता इंसान का। ये मतलब नहीं होता कि फेल होने वाला हमेशा बच्चा नालायक है। बाज दफा वहाँ किसी एक सवाल पे ओवर एम्फसाइज कर दिया, या बाज दफा आप सारी रात की तबीयत खराब थी या कोई मसला था जिस वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मैं वैसे समझता नहीं होता कि वैसे भी ये कौन सा इंटर का पेपर है, मैट्रिक का है, कि जो किताब में पढ़ के गए वही आना है। सारा अनसीन होता है बंदे का, उस वक्त माइंड काम करे ना करे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि आपका दिमाग काम करता रहे। जी, वॉल्यूम के बढ़ने के साथ टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? ये जैसे अभी नजर आ रही थी, सेम नजर आ रही थी। और वॉल्यूम के कम होने के साथ लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की अगर बात की जाए तो जरा पर यूनिट पता है कैसे निकालते हैं? पर यूनिट, पर कहते हैं डिवाइड को। तो पर यूनिट का मतलब है अगर आप इस 25,000 को इस पे डिवाइड कर दें, यूनिट्स पे डिवाइड करें तो 5 रुपए। 25,000 को जब आप डिवाइड करें, पर का मतलब डिवाइड है 6,000 यूनिट्स पे, तो ये देखो कम हो रही है, 7 8 था और कम हो जाएगी। तो रूल क्या बनता है? अगर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है यानी ये टोटल में सेम रहती है पर यूनिट पे। तीसरी कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल। तीसरी कौन सी होती है जी? क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स है, कुछ पोर्शन क्या है, और ऊपर वाला पोर्शन, जैसे पीटीसीएल का बिल आता है कभी कभी, क्योंकि घर में अभी भी आता है, हमने तो बंद करा दिया। पीटीसीएल के बिल में जो लाइन रेंट होता है वो फिक्स है, लेकिन आप जितनी कॉल करते हैं उसका बिल अलग होता है, तो उसी के अंदर होता है। लेकिन वो जो कॉल चार्जेस है वो क्या है? वो वेरिएबल पोर्शन है। लेकिन जो लाइन रेंट है, चाहे आप कोई भी पूरे महीने कॉल ना करें, बिल फिर भी आना है, और उस बिल में वो आपका लाइन रेंट होगा। इसी तरह फिक्स टैक्सेस भी पड़े होंगे, तो टैक्सेस भी फिक्स है उसमें, लाइन रेंट भी फिक्स है। बिजली के बिल में मीटर का रेंट होता है, पीटीवी की फीस होती है, और थोड़े से टैक्सेस होते हैं। तो ये फिक्स कॉस्ट है। बाकी जितनी बिजली आप असल कंज्यूम करेंगे वो पोर्शन क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, तो बिजली का बिल एक एग्जांपल है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और टेलीफोन चार्जेस ये सेमी वेरिएबल है। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर में सवाल वो आना एक्सपेंस, वो वही है जो मैंने पहले बताया था। सेमी वेरिएबल में मेन वही है, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें सवालों में आना है वो कौन सा एक्सपेंस आना है?
सेमी वेरिएबल कौन सा एक्सपेंस आना है, नाम बताया था अभी मैंने, FOH। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो आना है वो ये टेलीफोन वगैरह नहीं आना, मेन हमें मेन वो आना है, क्या नाम है, ये ऊपर बता कर आया था ना। हमें वैसे इससे वास्ता ज्यादा पड़ेगा या इधर से शायद सेलिंग मार्केटिंग में पड़े। हमारे लिए सेमी वेरिएबल सिर्फ ये दो है, बाकी सेमी वेरिएबल हमें पेपर में नहीं आने। नाम तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की पहचान होती है बेटा, ये वॉल्यूम से दोनों केसेस में चेंज होती है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही होगी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल गिर रही होगी, ये सेम नहीं रहती। वॉल्यूम के बढ़ने से ये बढ़ जाती है टोटल में, पर यूनिट पे गिरती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अड्डा ज्यादा पड़ता है वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में, देख रहे हो। वेरिएबल वॉल्यूम्स के बढ़ने से बढ़ती है, ये भी वॉल्यूम से बढ़ती है। वॉल्यूम से गिरती है वेरिएबल, ये भी वॉल्यूम से क्या होती है टोटल में। फर्क कहां से पता चलेगा, पर यूनिट पे वो सेम रहती है, ये पर यूनिट पे सेम नहीं होती, ये पर यूनिट पे भी क्या होती रहती है। तो वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में जो फर्क है वो पर यूनिट से पता चलेगा। एक साली तो टोटल से ही बच्चे पहचान लेते हैं कि वो टोटल में क्या है, वो सेम है। ठीक है कि नहीं ठीक। जब भी आपको कोई कॉस्ट आ जाए वॉल्यूम के साथ दी हो, तो आपने उसको पहचानना होता है कि ये वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल है, ये कौन सी कॉस्ट है। जी जनाब, ये एग्जाम्पल 8 है। इसमें कैलकुलेटर पकड़ो और मुझे बताओ इनमें से कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी। ये चार कॉस्ट लिखी हुई हैं, T1, T2, T3 और T4। इन चारों को देखो, चारों को पढ़ना कैसे है इसको ही देखो। T1 जो कॉस्ट है, जब 125 यूनिट इदारा बनाता है तो ये 1000 रुपए की होती है, ये 1000 रुपए है। जब इदारा 180 यूनिट बनाता है तो ये टोटल कॉस्ट होती है 1440। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो T1 की कॉस्ट है, जिसमें ये दो वॉल्यूम भी दिए हुए ऊपर हेडिंग और ये नीचे दो कॉस्ट उनके साथ दिया है, अब हमने ये पहचाना है कि ये जो T1 है क्या ये फिक्स है, क्या ये वेरिएबल है, ये वाला टेबल देख के। तो बेटा T1 में ये सेम तो है नहीं, ये फिक्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये सेम होती तो फिक्स थी ना। तो अब इसका पर यूनिट निकालो, 1000 डिवाइडेड बाय 125, 1000 डिवाइडेड बाय 125 और इसको इस पे डिवाइड करते जाओ, और 1440 डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम के बढ़ने से ये बढ़ रही है लेकिन पर यूनिट पे सेम है। तो ये T1 जो है ये कौन सी कॉस्ट है, ये वेरिएबल है। चलो बाकी पहचानो। T2 चेक करो, वो पर यूनिट कितनी आती है, 40। अच्छा 14, इधर भी 14 है, इसका मतलब है T2 क्योंकि पर यूनिट पे सेम है तो वो भी वेरिएबल है। कैसे पता चला ये सेमी वेरिएबल है, इसको इस पे डिवाइड करो, पर यूनिट क्या आती है 15.19.8। तो ये सेमी वेरिएबल है। और अगली वाली वेरिएबल के सेमी वेरिएबल, पर यूनिट क्या आती है, और अगला एग्जैक्ट, तो अगली वाली वेरिएबल है। ठीक है, पहचान लेंगे। किसी भी कॉस्ट को वॉल्यूम के जरिए पहचान सकते हैं, उसकी टोटल रकम दी होगी, पर यूनिट आप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, पर यूनिट। जी जनाब, बताएं जी आप बेटा, वेरिएबल कॉस्ट की क्या पहचान है, क्या रूल बताया मैंने अभी। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, पर यूनिट सेम, वाइस वर्सा उल्टा है। और फिक्स कॉस्ट की क्या पहचान है बेटा, हाँ पर यूनिट सेम रहता है।
मेरा काम घबराहट ਨੂੰ घबराहट पाना है, ਤੁਸੀਂ घबरा जाना है। तो मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। आप, मैं वही सोच रहा हूँ क्या कि ये कुड़ी में समझ नहीं आ रही। तो पर यूनिट पहले नहीं देखते, पहले टोटल बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है वॉल्यूम के चेंज में से, और पर यूनिट इनवर्स रिलेशन पे चेंज या चेंज होगी, उल्टा चेंज होगी। जी सेमी वेरिएबल बताओ बेटा, सेमी वेरिएबल का क्या रूल था? आप बता सही रहे, लेकिन क्या कम होगा क्या बढ़ेगा? ये वॉल्यूम के बढ़ने से, अपने अल्फाज में आप रिदम लाएं, वॉल्यूम के बढ़ने से टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आप बच्चे हैं, ठीक है, आप सही अपनी जगह हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई आ जाए, नामों से पहचाने जी, नामों से। नामों से तो हमने रट्टा लगा लिया है, बस ये आखिरी बात है, फिर हमारा लेक्चर खत्म है आज का। नामों से कैसे पता चलेगा? तो नामों से अगर बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है नामों से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल है, और वेरिएबल एफओएच के नाम से अगर आ जाए तो वो या वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल है। सेलिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दे दे या पर यूनिट पे दे दे, और उसके अलावा डिलीवरी कॉस्ट, चीजें कस्टमर को डिलीवर करने की, ये भी वैसे सेलिंग कॉस्ट ही होती है, डिलीवरी कॉस्ट के नाम से आ जाए। इसी तरह और कौन सी कॉस्ट वेरिएबल होगी? डेप्रिसिएशन आ जाए, अगर यूनिट ऑफ आउटपुट वाले तरीके से, आउटपुट मेथड से। कौन से मेथड से? अच्छा, और डेप्रिसिएशन के अलावा कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसके साथ वो कह दे कि ये वेरी करती है, वेरी विद वॉल्यूम, खुद कह दे वो, तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है हमारे लिए पेपर में? सैलरी एक्सपेंस जब भी आ जाए, सैलरीज फिक्स है। रेंट एक्सपेंस जब भी आ जाए साइलेंट हो तो वो फिक्स है, रेंट एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस जब भी आ जाए साइलेंट हो, फिक्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस जब भी आ जाए इस नाम से, फिक्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब भी आ जाए अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो फिक्स। और उसके अलावा फिक्स्ड एफओएच के नाम से आ जाए तो फिक्स्ड। एडमिन कॉस्ट फिक्स, या कोई भी ऐसी कॉस्ट। अच्छा, सेलिंग कॉस्ट अगर टोटल में दी हो तो फिक्स। जी अच्छा, कब से? अच्छा जी, अब बताएं, आ रही है? तो सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एफओएच, एडमिन, सेलिंग, और उसके अलावा कोई भी कॉस्ट जो पर मंथ, पर एनम, जो टाइम के साथ दे दे। किसके साथ दे दे? टाइम पीरियड के साथ। ये बड़ी पहचान है, टाइम पीरियड के साथ तुक्का लगाने के लिए। ठीक है, तो आपने उसको किस में डालना है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपके लिए बस दो ही हैं, एक एफओएच कॉस्ट आ जाए, या सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन। सेलिंग और एडमिन इकट्ठा दे दे, सेलिंग और एडमिन इकट्ठा दे दे। ठीक है, तो ये नामों से पहचान है, बस आपने आज ये रट्टा लगा के आना है, और आपने एग्जाम्पल घर से क्या करके लानी है, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, पढ़ लेना आज आपने। मैंने कहाँ से बताया ये सब कुछ? पेज नंबर 13 से शुरू किया है मैंने, 13 से लेकर आपने घर से, जी 13 से 19 तक, 13 से 19 तक, बल्कि पेज नंबर 13 से 19 तक, 18 तक ही कर ले, 19 पे सवाल है वो कल करेंगे क्लास में। ठीक है, 13 से 18 तक जितनी बीच में एग्जाम्पल आएंगी वो सारी आपने ही करनी है। ठीक है, बस आज मैंने यही बताना था। ये जो है चीज, क्या नाम है, ये आपको कोटा सही तरह से, ये हो कोटा, और ये कोटा बार बार आपने लगाना है, याद आपको होना चाहिए। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। और घर जाके नोट्स आपने पढ़ने, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा, आपने पढ़ने, जो बात समझ ना आए तो क्लास के स्टार्ट में पूछें। मैं 7 बजे आ जाता हूँ, चलो 7:05 पे आ जाए, 7:10 पे आ जाए, पहले 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप प्रॉब्लम पूछेंगे तो आपको समझ आएगी।
अगर आप मुंह में इलायचियां डाल के बैठे रहेंगे तो फिर अल्लाह के हवाले, फिर अगली दफा दोबारा पढ़ेंगे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।